Hello students, how are you? I hope all of you are happy and healthy and once again you are most welcome to my YouTube channel GK with MK। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने भी कल अर्थात 15 नवंबर 2021 को यूपीएसआई अर्थात यूपी दरोगा का एग्जाम दिया था, तो साथियों इस वीडियो में मुझे जितने भी प्रश्न अवेलेबल हो पाए तीनों पालियों के, तो साथियों मैंने लगभग सभी प्रश्न इस एक वीडियो में डाल दिए हैं। यदि जिसने भी एग्जाम दिया है तो वो इस वीडियो को जरूर से जरूर देखना और अपने आंसर्स को मैच करिएगा कि हमने कितने आंसर सही किए होंगे। और फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो अभी आगे एग्जाम देने वाले हैं तो साथियों वो तो इस वीडियो को 100% देखना, क्योंकि इससे आपको एक आइडिया लगेगा, अनुमान लगेगा कि कैसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। और आपको मैं बता रहा हूं कि जो आपका एग्जाम होगा आगे, उनमें भी इस वीडियो से कई प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि कई प्रश्न अक्सर पालियों में रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, समय को जाया ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न काफ़ी ज़्यादा हैं और मैं थोड़ा समझाऊंगा अभी। तो फ्रेंड्स, प्रश्न पहला है कि तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर है नई दिल्ली में हुआ था 28 से 30 अक्टूबर 1983 ईस्वी में। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में हुआ था। और याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो पहला हुआ था प्रथम जो विश्व हिंदी सम्मेलन था वो 10 से 12 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ था। और 2021 में जो हुआ था 12वां था वो हुआ था फिजी में। और 2015 में हुआ था भोपाल में। और 10 जनवरी को हिंदी दिवस भी मनाते हैं, याद रखिएगा 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 10 से 12 जनवरी अर्थात 10 जनवरी को ही ये पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ था। तो भारत में कितने हुए? पहला ये, और 2015 में दूसरा, और तीसरा हुआ था आपका नई दिल्ली में 1983 में। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये प्रश्न कैसे भी आपको पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार से है कि 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो अनुच्छेद 21A, जिसे हम शिक्षा का अधिकार कहते हैं, तो वो इसके द्वारा जोड़ा गया था। जो शिक्षा का अधिकार है फ्रेंड्स, तो वो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया था। आर्टिकल किसमें? 21A में। और 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 2002 में हुआ था। ये भी याद रखिएगा, ये भी कई बार पूछा जाता है। तो कि देखिए फ्रेंड्स, ये प्रश्न सारे पूछे हुए हैं। मैंने बस थोड़ा सा आपको वीडियो को ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में आपको पूरा मटेरियल प्रोवाइड करा दिया है। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, वो माता पिता या संरक्षक के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान भी जोड़ा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया था कि 74वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? तो साथियों ये लागू हुआ था 1992 ईस्वी में, जो कि 1 जून 1993 में इफेक्ट में आया था, अर्थात प्रभाव में आया था ये 1 जून 1993 को। तो याद रखिएगा। और जो शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण भी दिया गया था इस संविधान संशोधन के द्वारा। और इसके तहत जो भाग 9 है, भाग 9 का जो पहला सब क्लोज है के, उसके नाम से एक नया भाग जोड़ा गया था और इसे नगर पालिका कहा गया था। एक नई अनुसूची 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और उसके तहत कितने 18 विषय रखे गए थे उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? यह प्रश्न अक्सर हर परीक्षा में, हर एग्जाम में पूछा जाता है भाई साहब। 5 स्टार क्वेश्चन है, आपको लगभग याद भी होगा इसका, लगभग सभी छात्रों का ये जो ये विकल्प है ये सही हुआ होगा, ये क्वेश्चन सही हुआ होगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 10 दिसंबर को मनाया जाता है आपका मानवाधिकार दिवस। और देखिए, जो मानवाधिकारों को सार्वभौम घोषणा में मानवाधिकारों को सार्वभौम घोषणा में मसौदा समिति के अध्यक्ष इसके कौन थे? तो वे थे जॉन पीटर्स हम्फ्री। ये भी कई बार पूछा गया कि मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा में जो मसौदा समिति थी उसके जो चीफ थे, उसके अध्यक्ष थे कौन थे? तो वे थे जॉन पीटर्स हम्फ्री। और जो यूएन संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा अंगीकार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यह क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है सेकंड पाली में। 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना। और आप बताइएगा, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, चीफ कौन है? आप कमेंट करके बताइएगा। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। ये भारत में आया था कब? 3 फरवरी 1928 को। कहां पर? मुंबई में, महाराष्ट्र के मुंबई में आया था। और साइमन कमीशन 7 ब्रिटिश सांसदों का एक ग्रुप था, समूह था,
जिसका गठन 8 नवंबर 1927 में भारत में संवैधानिक सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था। और इसके मुख्य कार्य क्या थे? तो इसके मुख्य कार्य था जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था उस आयोग की ये जांच करना था, उसकी सुधारों की जांच करना इसका मुख्य कार्य से सौंपा गया था। किसे? साइमन कमीशन को। इसका बहुत ही विरोध भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आईआईटी कानपुर की स्थापना कब हुई थी? तो मैंने आपको बहुत बार बताया कि जो भी तिथियां हैं, सन है, ऐसा नहीं है कि आपसे पूछा नहीं जाएगा, तो भाई साहब से जरूर पूछा जाएगा। इसलिए आपको मैं बता रहा हूं कि इन तिथियों को जरूर याद रख लीजिएगा। कुछ खास जो आईआईटी है तो उनका स्थापना वर्ष आप जरूर याद रखिएगा। तो इसकी स्थापना हुई थी 1959 ईस्वी में। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है इस प्रकार से कि 1960 में सिंधु जल समझौता में किन नदियों का नियंत्रण भारत को दिया गया था? तो आपके विकल्प थे, उसमें जो ऑप्शन था, विकल्प था वो व्यास, रावी और सतलुज, ये आपका विकल्प था। तो ये उसका सही उत्तर है। जो व्यास, रावी और सतलुज है तो इनका जो नियंत्रण है वो किसे? भारत को दिया गया था। इसलिए राइट आंसर होगा व्यास, रावी और सतलुज। और ध्यान से पढ़िएगा कि इसमें 3 पूर्वी नदियों व्यास, रावी, इसको रावी कर लीजिए आप, व्यास, रावी और सतलुज का नियंत्रण, व्यास, रावी और सतलुज का नियंत्रण भारत को, तथा 3 पश्चिमी जो नदियां थी सिंधु, चिनाब और सतलुज, इनका नियंत्रण किसके? नल्ला पाकिस्तान को दिया गया था, आतंकवादी देश को दिया गया था। और इस संधि पर कराची में 19 सितंबर 1960 को भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय पर जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे अयूब खान, इन दोनों ने हस्ताक्षर किए थे। और इस संधि में जो विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक, उसका जो पुनर्निर्माण और विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय जो बैंक है उसने क्या की थी? उसने मीडिएटर की भूमिका निभाई थी, उसने इसमें मध्यस्थता की थी विश्व बैंक ने। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, यदि आपको हमारी मेहनत सफल लगती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं कि स्वतंत्र भारत के उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? देखिए बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर था वो था सरोजिनी नायडू। और ये कब से कब तक? तो ये 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही थी। और ये स्वतंत्र भारत के उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल और भारत की प्रथम राज्यपाल थी। भारत की किसी भी राज्य की पहली गवर्नर, प्रथम राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। और संविधान लागू होने के बाद जो प्रथम राज्यपाल थे वो बने थे कौन? सर हरमास जी फिरोज शाह मोदी। तो ये 26 जनवरी 1960 से 1 जून 1952 तक, इसे आप 50 कर लीजिएगा। तो ये 1950 से 1 जून 1952 तक ये रहे थे। और वर्तमान में कौन है? यूपी के जो राज्यपाल हैं तो आनंदीबेन पटेल जी हैं। इससे पहले ये गुजरात की गवर्नर थी और उससे पहले ये गुजरात की मुख्यमंत्री भी रही है। माफ़ कीजिएगा, ये जो उससे पहले ये गुजरात की मुख्यमंत्री थी। और 29 जुलाई 2019 से ये कार्यरत है अपने पद पर। चलिए अगला प्रश्न आपसे इस प्रकार से पूछा गया था कि अनुच्छेद 41 अर्थात आर्टिकल 41 किससे संबंधित है? तो इसका जो विकल्प था वो था कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार से संबंधित है। तो देखिए, राज्य आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेरोजगार, बुढ़ापा, बीमारी तथा अन्य अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा कौन सा? आर्टिकल आपका 41 इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। और ये पूछा गया था, पहले भी पूछा गया और आगे भी पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि अंतरराज्य परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो भाई साहब, जो इंटर स्टेट जो काउंसिल होती है उसका अध्यक्ष होता है, उसका चीफ होता है आपका प्रधानमंत्री, और वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी। तो देखिए आर्टिकल 263, आर्टिकल 263 राज्यों और केंद्र के बीच समन्वय को प्रभावित करने के लिए एक अंतरराज्य परिषद की स्थापना पर विचार करता है। और राष्ट्रपति जो होता है इस तरह की परिषद की स्थापना कर सकते हैं यदि किसी भी समय उन्हें यह मालूम होता है या फिर यह अनुभव होता है, महसूस होता है कि इसकी स्थापना से जनता के हित में काम किया जाएगा, तो वे कभी भी जो है इस तरह की परिषद की स्थापना कर सकते हैं, काउंसिल की इस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मालाबार युद्ध अभ्यास किन के मध्य होता है? तो इसका सही उत्तर था क्वाड समूह में जो शामिल देश हैं कौन कौन से हैं? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इनकी 9 सेनाओं के बीच होता है आपका मालाबार युद्ध अभ्यास। और देखिए शुरुआत में जो स्टार्टिंग में 1992 में भारत और यूएसए की 9 सेनाओं के बीच हुआ था, और जापान और ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार इसमें 2007 में भाग लिया था। और वर्ष 2014 के बाद से भारत, अमेरिका और जापान
प्रत्येक वर्ष एवरी ईयर इस अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। और मालाबार 2021 इसका जो 25वां संस्करण था, कहां पर हुआ था? ये प्रशांत महासागर में गुआम के तट पर हुआ था। ये 25वां संस्करण मालाबार 2021। चलिए आगे बढ़ते हैं। संघात्मक विशेषताएं अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है, इसका प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भाई साहब, जो संघात्मक विशेषताएं हैं जो और अवशिष्ट शक्तियां हैं केंद्र के पास होती है, तो इस तरह का जो प्रावधान है वो आपका कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और जापान से लिया गया आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन कौन सी अनुसूची में है? तो भाई साहब, वो है आपका अनुसूची 4 में है। राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन होता है वो है आपका 4th अनुसूची में संविधान की। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार था कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, लगभग सभी का ये सही भी हुआ होगा। जो हिंदी दिवस है वो मनाया था आपका 14 सितंबर को। और देखिए, भारत में प्रतिवर्ष या एवरी ईयर 14 सितंबर अर्थात 14 सितंबर को ये हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को किसका राजभाषा का दर्जा दिया था, इसीलिए 14 सितंबर को भारतीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। और मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि जो विश्व हिंदी दिवस है वो आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। और प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था आपका 10 से 12 जनवरी 1975 नागपुर में, इसलिए जो है ये 10 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 10 जनवरी को ही जो है नागपुर में भारत में ये विश्व का पहला हिंदी सम्मेलन हुआ था। चलिए नेक्स्ट, राज्य विधानसभा का चुनाव कौन करवाता है? तो जो राज्यसभा का चुनाव है वो करवाता है भारत का निर्वाचन आयोग, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कराता है। और इसका उल्लेख किया गया आपका आर्टिकल 324 में 324 में किसका निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। और देखिए, जो भारत का चुनाव आयोग है, भारत में संघ राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के प्रशासन के लिए जिम्मेदार एक क्या है? स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है। और ये जो निकाय है यह भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं और देश में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के चुनाव का प्रशासन भी ये संभालता है, कराता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का अंतिम निर्णय कौन करता है? तो भाई साहब, इसका जो विवाद होते हैं इस तरह से, उसका निवारण करता है भारत का उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और आर्टिकल 71 के अनुसार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न सभी शंकाओं और विवादों की जांच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाएगा। और उसका विनिश्चय अंतिम होगा, अर्थात जो उसका निर्णय होगा वो लास्ट डिसीजन होगा, वो अंतिम फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट का। जो भी इन दोनों के चुनाव से संबंधित जो विवाद होंगे उनका जब निपटारा करेगा तो ये जो डिसीजन देगा तो वह उसका लास्ट डिसीजन होगा और ये सर्वमान्य होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पहला भूमि अधिग्रहण किस वर्ष लाया गया था? जबरदस्त ये क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया था पहले भी एक वीडियो में कि ये प्रश्न भाई साहब 5 स्टार लगा लीजिएगा, ये आना है और ये आ भी गया। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा भूमि अधिग्रहण अधिनियम। ये कब? 1994 में लाया गया था, 1994 में लाया गया था। और सरकारी निजी भूमि का अधिग्रहण कर सकती हैं, अर्थात सरकारें निजी भूमि का अधिग्रहण कर सकती हैं। इसके लिए सरकार द्वारा भूमि मालिकों को क्षतिपूर्ति अर्थात जो मुआवजा होता है वो भी देना आवश्यक होता है। और वर्तमान में भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 लागू है, जिसे भूमि अधिग्रहण पुनरुद्धार पुनर्वासन उचित प्रतिकार तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के नाम से भी जानते हैं। कौन सा है वर्तमान में? जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 में लागू हुआ था वो अभी लागू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि किस ब्रिटिश ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मुख्य कुंजी कहा है? तो वे थे भाई साहब अर्नेस्ट बार्कर। ये ब्रिटिश थे। इन्होंने भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना, जो प्रियम्बल है, उद्देशिका है, उसको भारतीय संविधान की क्या कहा है? मुख्य कुंजी कहा है। और जो ठाकुरदास भार्गव हैं, इन्होंने प्रस्तावना को क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। ठाकुर प्रसाद भार्गव ने, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया था। और फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये प्रश्न अगले आने वाली जो पाली होती है, जो यूपीएससी की जितने भी एग्जाम होंगे उनकी पालियां अलग अलग होगी, तो उनमें भी ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसलिए वीडियो को आप ध्यान से देखना। रैम किस प्रकार की मेमोरी होती है? तो भाई साहब रैम होती है आपकी प्राथमिक और अस्थायी प्रकार की मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? और मैंने आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में भी जबरदस्त तरीके से बताया था। देखिए फ्रेंड्स, हमारे जितने भी मैंने आपको एसएससी जीडी की और यूपीएससी की वीडियो प्रोवाइड कराई थी, तो भाई साहब उनमें से मैंने कल ही जो 135 क्वेश्चन की जो वीडियो अपलोड की थी, उसमें से ही आज की जो पेपर है अर्थात 15 नवंबर का जो एग्जाम हुआ है, उसमें से भाई साहब 135 में से 12 क्वेश्चन मिले हैं। देखिए आप,
यदि जिसने भी वो वीडियो देखी होगी तो भाई साहब धुआं धुआं कर दिया होगा उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना, 23, 8वीं अनुसूची की 22 भाषा और प्लस कौन सी, अंग्रेजी भाषा। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 23 भाषाओं में दिया जाता है। और याद रखिएगा जो पहली बार अवार्ड मिला था वो 1965 में मलयालम कवि थे, कौन, शंकरा कुरूप, जी शंकरा कुरूप, इनको दिया गया था। और इसके जो पुरस्कार राशि होती है उसमें 11 लाख रुपए दिए जाते हैं, याद रखिएगा। और 1976 में बंगाली उपन्यासकार आशापूर्णा देवी थी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनी थी। और उन्हें 1965 के उपन्यास जो था प्रोथोम प्रोतिश्रुति द फर्स्ट प्रॉमिस, इसके लिए इन्हें अवार्ड दिया गया था, सम्मानित किया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 कौन से क्षेत्र पर, इसको आप क्षेत्र कर लीजिएगा यहाँ पर, ये कौन से क्षेत्र पर लागू होता है। तो ये लागू होता है आपका सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013। ये किस पर लागू होता है, संगठित और असंगठित दोनों ही क्षेत्रों पर ये लागू होता है ये अधिनियम। और याद रखिएगा जो कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न के खिलाफ साल 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्देश जारी किए थे। और सुप्रीम कोर्ट के इन निर्देशों को ही क्या कहते हैं, विशाखा गाइडलाइंस के रूप में जाना जाता है। ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा भाई साहब, याद रखिएगा किसी भी एग्जाम में आपसे प्रश्न बनता है और ये बहुत सी परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो याद रखिएगा इसे क्या कहते हैं, विशाखा गाइडलाइंस कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इस प्रकार है कि स्थानीय सरकार किस प्रकार की सरकार होती है, धुआं धुआं प्रश्न है। तो स्थानीय जो सरकार होती है वो स्थानीय सरकार राज्य सरकार के अधीन आती है और उसका जो नियंत्रण और पर्यवेक्षण होता है वो भी राज्य सरकार के द्वारा ही किया जाता है। गांव और जिला स्तर के शासन को ही क्या कहते हैं, स्थानीय स्वशासन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से आया था, आर्टिकल 51 किससे संबंधित है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो ऐसे क्वेश्चन है, पॉलिटी इज द वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर एवरी एग्जाम, ये बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से 20-25 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये संबंधित आपका किससे, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित आपका आर्टिकल 51। चलिए अगला प्रश्न है कि साहबानो प्रकरण किससे संबंधित है। देखिए साहबानो प्रकरण और सायरा बानो, ये दोनों प्रकरण अलग अलग है, साहबानो और सायरा बानो। इसमें कई स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट आए थे कि सर बड़ा ही कन्फ्यूजन हो गया इसमें, क्योंकि उन्होंने साहबानो को सायरा बानो सोच लिया। मैं सायरा बानो के बारे में आपको अलग से समझाऊंगा इसी वीडियो में अगले प्रश्न में, लेकिन पहले आप साहबानो प्रकरण समझ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो तलाक के बाद अपनी और अपने बच्चों की जीविका का कोई साधन न होने के कारण साहबानो पति से गुजारा लेने के लिए कहाँ गई थी, अदालत पहुंची थी। और अदालत में ने इनके पक्ष में ही अपना फैसला सुनाया था और न्यायालय ने निर्देश दिया था कि साहबानों को निर्वाह व्यय के समान जीविका दी जाए, अर्थात उसे निर्वाह योग्य, उसे धन दिया जाए, उसे पैसा दिया जाए। और साहबानो कौन थी, ये एक 62 वर्षीय मुस्लिम महिला थी और 5 बच्चों की मां थी, जिन्हें 1978 में उनके पति ने क्या किया था, तलाक दे दिया था। तो याद रखिएगा सायरा बानो और साहबानो ये दोनों ही अलग अलग है। अब समझते हैं हम सायरा बानो को। सायरा बानो प्रकरण किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है भाई साहब आपका सायरा बानो बनाम भारत संघ मामले से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी आया था और सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त 2017 को सायरा बानो बनाम भारत संघ व अन्य मामले में फैसला सुनाते हुए मुस्लिम पति द्वारा असंवैधानिक रूप से सुनाए गए तत्कालिक और अपूर्णीय तलाक के प्रभाव वाले तलाक के बिद्दत या इसी तरह के किसी अन्य तलाक को असंवैधानिक घोषित किया था। और ट्रिपल तलाक कानून मुस्लिम महिलाओं अर्थात विवाह पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 को केंद्र सरकार ने जुलाई 31, 2019 को पारित कर दिया था, आप सभी जानते हैं। और इस तरह के 3 तलाक को आपराधिक बनाने और उसके लिए 3 वर्ष तक की सजा देने का भी प्रावधान इस अधिनियम में रखा गया था। इस पर बहुत हंगामा भी हुआ था, लेकिन भारत सरकार की इस बारे में तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को एक बहुत ही उनका ध्यान रखा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए इस प्रकार से कानून बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि पंपास घास का मैदान कहां पर, आपसे पूछा गया था। तो पंपास घास का मैदान आपका दक्षिण अमेरिका के उरुग्वे और अर्जेंटीना में पाया जाता है। याद रखिएगा मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि पंपास अर्जेंटीना, पंपास को अर्जेंटीना से जोड़ लीजिएगा। अर्जेंट लाओ पंप, यदि किसी को दम या को श्वास की बीमारी है तो क्या करता है, जब उसे सांस चढ़ता है तो क्या करता है, तो वो पंप मंगाता है, अर्जेंट, बोला भाई अर्जेंट पंप लाओ। तो याद रखिएगा जो अर्जेंटीना में कौन से पंपास पाए जाते हैं
और बाकी के बारे में भी यहाँ पर लिखा गया है। स्टेपी आपके यूरेशिया के पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया में पाए जाते हैं। सवाना आपके पूर्वी अफ्रीका में, मुख्यतः सूडान में पाए जाते हैं। प्रेरी आपके उत्तर अमेरिका और कनाडा, वेल्ड आपके दक्षिण अफ्रीका में, लानोस वेनेजुएला, कंपास ब्राजील में उच्च भूमि में, सेल्वास आपके अमेजन बेसिन में, और सेराडो जो घास के मैदान है वो ब्राजील में, कैंटरबरी आपके न्यूजीलैंड में, पूछताछ हंगरी में, पोर्टलैंड दक्षिण अफ्रीका में, और डाउन्स आपके पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। डाउन्स से भी याद रखिएगा, जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है ये सबसे डाउन में है, बस इतना ध्यान दीजिएगा। जो मैप में आप ये देखेंगे तो ये सबसे नीचे है ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया इसलिए डाउन्स अर्थात ऑस्ट्रेलिया। तो सभी को एक बार फिर से ध्यान से देखेगा और याद कर लीजिएगा सभी को, क्योंकि कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होगा जिसमें घास के मैदान से संबंधित कोई प्रश्न ना बनता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली बार भारत में रेल कब चली? देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था। आप सभी जानते हैं कि भारत में जो पहली रेल थी वो किससे किसके बीच में चली थी, कहां से कहां तक चली थी, लेकिन उसकी तिथि आप भूल जाते हो बार बार, तो वही आपसे पेपर में छप गया भैया। कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को चली थी ये। और कहां पर? बोरी बंदर, जिसे बॉम्बे कहते हैं, बॉम्बे और ठाणे के बीच चली थी। 34 किलोमीटर की दूरी के बीच ये पहली बार चली थी। और विश्व में कब चली थी? विश्व में आपकी पहली बार रेल चली थी 1825 ईस्वी में। कहां पर? इंग्लैंड में। नेक्स्ट, घुमक्कर शास्त्र के पुस्तक के लेखक कौन है? आपसे पूछा गया था, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। तो इसके लेखक थे महापंडित राहुल सांकृत्यायन। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपका कई परीक्षा में पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। सार्वजनिक जगहों पर अश्लीलता करने से संबंधित आईपीसी की धारा कौन सी है? तो आईपीसी की धारा वह है आपकी 294, ये भी याद रखिएगा, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन। किसी भी सार्वजनिक जगह पर कोई भी अश्लील कार्य करता है या किसी भी सार्वजनिक स्थान या उसके आसपास कोई अश्लील गाना, कथा, गीत या शब्द गाता है या बोलता है तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे 3 महीने तक भी बढ़ाया जा सकता है, या फिर उसे साथ ही साथ आर्थिक दंड और या फिर दोनों से दंडित किया जाता है। अर्थात 3 महीने का जो अर्थात कारावास और आर्थिक दंड, या फिर दोनों से दंडित उसे किया जा सकता है जो सार्वजनिक जगहों पर अश्लीलता करने से संबंधित यदि महिलाओं को परेशान करता है, अश्लील हरकतें करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था भैया कि PIL का अर्थ क्या होता है? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। जो आपकी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होती है, जो जनहित याचिका होती है, उसी को बोलते हैं PIL। जनहित याचिका अर्थात पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को ही कहते हैं PIL। और बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। यह एक ऐसी याचिका होती है जिसके माध्यम से पीड़ित व्यक्ति स्वयं या फिर अन्य कोई व्यक्ति या संस्था के द्वारा पीड़ित व्यक्ति की ओर से न्यायालय के समक्ष प्रश्न उठाया जा सकता है, या जो भी कोई लोक हित में कोई कार्य होते हैं उनसे संबंधित यदि कोई मुद्दा होता है तो वह न्यायालय के समक्ष कोई भी इसे लेकर जा सकता है। PIL को, जनहित याचिका को। जनहित याचिका नाम से ही इसका अर्थ समझ में आ रहा है। जनहित अर्थात लोगों के हित में जो याचिका है उसे जनहित याचिका कहते हैं। तो भारत में साइबर सुरक्षा किस एक्ट के तहत लागू हुआ है? आजकल साइबर सुरक्षा का मुद्दा बहुत ही चर्चा में है और साइबर अटैक आजकल कई देशों पर भी हाल ही में देखने को मिले हैं। खासकर अमेरिका में ये एक मुद्दा बड़ा ही गर्म था और अमेरिका बार बार रशिया पर इसका इल्जाम भी लगाता है, आरोप भी लगाता रहता है। तो आपको समझना होगा कि जो साइबर अटैक है, साइबर सुरक्षा ये आजकल बहुत एक बड़ा मुद्दा बन गई है। आजकल जो साइबर सुरक्षा के मामले से संबंधित बहुत से कदम भी उठाए जा रहे हैं भारत सरकार के द्वारा भी और देशों के द्वारा भी। तो उसका सही उत्तर था सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। ये था आपका एक्ट, जो सुरक्षा, साइबर सुरक्षा से संबंधित एक्ट ये लागू हुआ था 2000 में, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। और इसके प्रावधानों के साथ साथ भारतीय दंड संहिता के प्रावधान सम्मिलित रूप से साइबर अपराधों से निपटने के लिए भी हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कालिदास किसके राजदरबारी कवि थे? तो भाई साहब जो कालिदास थे, महाकवि कालिदास जिन्हें कहते हैं, जिन्होंने बहुत से ग्रंथ, नाटक, रचनाएं लिखी हैं, तो ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें हम विक्रमादित्य कह देते हैं। इनके ये राजदरबारी कवि थे। दूसरा क्वेश्चन था कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट कब पारित हुआ था? अर्थात जो गर्भपात से संबंधित जो अधिनियम था वो कब पारित हुआ था, आपसे पूछा गया था। तो ये पारित हुआ था 1971 ईस्वी में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया था एक वीडियो में ये क्वेश्चन के बारे में। याद रखिएगा, जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जिसे हम MTP कहते हैं, तो अमेंडमेंट एक्ट ये हुआ था आपका 2000 कब? 2021 में। जो इसमें संशोधन हुआ था वो 2021 में होता, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि हिना मूवी किस बुक पर आधारित है? तो भाई साहब इसके विकल्प जो भी थे आप देख लीजिएगा पेपर में, लेकिन मुझे इसका राइट आंसर नहीं मिला। अर्थात पता नहीं एग्जाम कहां से कैसे पूछ लिया, मैं नहीं जानता किस बुक पर आधारित थी हिना मूवी। वो हिना मूवी आप जानते हैं, ये हिना मूवी आप सबने देखी भी होगी। तो यदि आपको इसका विकल्प सही मालूम है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि औरों की भी हेल्प हो सके। अगला क्वेश्चन था कि नवजात शिशु का मानक वजन कितने ग्राम से
कम नहीं होना चाहिए। तो भाई साहब जो 2500 ग्राम अर्थात 2.5 केजी से कम नहीं होना चाहिए, और 2.5 केजी से 4.5 केजी के बीच में एक नवजात शिशु जो जन्म लेता है उसका वजन इतना होना चाहिए, मानक वजन है। यदि इसके बीच में नहीं है, यदि 2.5 केजी से कम वजन का बच्चा है तो वह अस्वस्थ माना जाएगा। चलिए अगला प्रश्न था कि अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता शब्द कहां से लिया गया है। मैंने आपको खूब चिल्ला चिल्ला के बताया था कि आप मौलिक अधिकारों में जो समानता का अधिकार है उसे तो बिल्कुल घोट कर पी जाइएगा। हालांकि सभी मौलिक अधिकारों से संबंधित आर्टिकल मोस्ट इंपोर्टेंट है, लेकिन उनमें भी भाई साहब जो समानता का अधिकार है वो बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसमें आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक। और देखिए आप इसी वीडियो में देखेंगे कि 2-3 प्रश्न आपके समानता के अधिकार से संबंधित ही आए हैं। तो ये आपका लिया गया कहां से, इंग्लैंड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि .xls एक्सटेंशन रेफर्ड आपसे अर्थात पूछा गया है, इसका मतलब ये है कि जो .xls एक्सटेंशन है पूछा गया है कि ये एप्लीकेशन ये किस एप्लीकेशन से संबंधित है। तो भाई साहब ये संबंधित है आपका स्प्रेड शीट, जो आपने स्प्रेड शीट देखी होगी एक्सेल में, तो ये उससे संबंधित है। याद रखिएगा जो .xlsx ये भी एक एक्सटेंशन है और ये एक्सेल वर्कबुक का हिस्सा है। चलिए अगला प्रश्न है कि 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना की थी जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी थे, इन्होंने इसकी स्थापना की थी अखिल भारतीय हरिजन संघ की। और महात्मा गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ, जिसे हरिजन सेवक संघ भी कहते हैं, इसकी स्थापना कब की थी, 1932 में की थी। आपसे यह भी प्रश्न बनता है कि इनकी स्थापना गांधी जी ने कब की थी, तो याद रखिएगा 1932 में की थी। और पहले इस संगठन का नाम क्या था, इसका नाम जो है अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत निवारण संघ या अस्पृश्यता निवारण संघ, इसका नाम स्टार्टिंग में रखा गया था, जिसे बाद में बदलकर 13 सितंबर 1993 को बदलकर क्या कर दिया गया, हरिजन सेवक संघ कर दिया गया नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व शांति दिवस मनाया जाता है आपका 21 सितंबर को। और अंतर्राष्ट्रीय जो शांति दिवस है इसका जो आरंभ है, जो स्टार्टिंग है, वो हुई थी आपकी 1982 से। और जो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है, देखिए शांति दिवस अलग है, अहिंसा दिवस अलग है। ये भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर 2 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को। अगला प्रश्न पूछा गया था कि संविधान का भाग 4 क किससे संबंधित है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो भाग 4 क है वो आपका संबंधित है किससे, मौलिक कर्तव्य से। और इसका उल्लेख इसमें आर्टिकल 51A में है। और जो भाग 4 है इसमें राज्य के नीति निर्देशित तत्वों का उल्लेख किया गया है। और ये आर्टिकल 36 से 51 तक इसका उल्लेख है, किसमें, आर्टिकल 36 से 51 तक जो राज्य के नीति निर्देशित तत्व हैं इनका उल्लेख है भाग 4 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि नगर निगम की अध्यक्षता कौन करता है। देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। तो नगर निगम की जो अध्यक्षता वो करता है आपका मेयर, जिसे हम महापौर भी कहते हैं। और नगर निगम की बैठक की भी अध्यक्षता भी कौन करता है, महापौर अर्थात मेयर ही करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि प्लेग रोग किससे फैलता है। आपने बहुत बार इस प्रश्न के बारे में सुना होगा और न जाने कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और मैंने आपको एक साइंस की वीडियो में बताया था कि ये प्रश्न ऐसे आ सकते हैं। यदि आपने देखी होगी तो आपको कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा होगा, आपने फटाफट से धुआं कर दिया होगा। तो राइट आंसर था इसका प्लेग चूहों के द्वारा फैलता है। जो पास्चुरेला पेस्टिस नामक एक जीवाणु होता है उसके द्वारा ही ये रोग, प्लेग नाम का रोग फैलता है चूहों के माध्यम से। चलिए, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है इसकी जो नियुक्ति है वो कौन करता है। तो इसकी नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इस आयोग के गठन की सिफारिश संतानम समिति के द्वारा 1962 से 1964 के बीच में संतानम समिति जो बैठी थी उसके द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी, इस आयोग के गठन की, जिसे भ्रष्टाचार रोकने से संबंधित सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। और यह समिति, यह कौन सा, 11 फरवरी 1964 को भारत सरकार के संकल्प द्वारा यह स्थापित किया गया था। कौन सा, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का जो सिफारिश दी थी संतानम समिति ने। तो याद रखिएगा केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा भी प्रदान कर दिया गया था। और जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ऑफ इंडिया है वर्तमान में कौन है, तो ये है भाई साहब का सुरेश एन पटेल जी, इसके वर्तमान में इसके चीफ हैं अर्थात इसके अध्यक्ष हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि भारत में प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था।
हिक्की का बंगाल गजट, प्रकाशक थे इसके कौन से, जेम्स ऑगस्टस हिक्की, इन्हीं के नाम पर रखा गया था हिक्की का कौन सा बंगाल गजट, और उसके प्रकाशक थे जेम्स ऑगस्टस हिक्की, और कोलकाता से ये 1780 ईस्वी में आरंभ हुआ था। कौन सा बंगाल गजट, बहुत बार पूछा जाता है इस प्रश्न के बारे में। देखिए एक प्रश्न आपका और आ गया समानता के अधिकार से संबंधित, उपाधियों का अंत किस आर्टिकल में वर्णित है, तो आर्टिकल ये 18 में वर्णित है, और इसमें जो है मना किया गया है कि कोई भी भारतवासी विदेशों से बिना राष्ट्रपति की परमिशन के कोई भी उपाधि नहीं ग्रहण करेगा। और इस उपाधियों के संबंध में एक अपवाद यह है कि जितने भी जो भारतीय सेना के जवान होते हैं या फिर जो डॉक्टर डॉक्टर की उपाधि लेते, जो प्रोफेसर या फिर अध्यापक होते हैं, वो अपने नाम से पहले उपाधियों को लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि यूपी में जो सब इंस्पेक्टर में की भर्ती है, इसमें सीधी भर्ती में कितने पदों पर आरक्षण होता है, तो भाई साहब इसमें 50% पर तक आरक्षण होता है। अगला प्रश्न था कि भारत राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है, तो इसका उल्लेख किया गया अनुसूची 2 में। देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, यदि आपने थोड़ा भी ध्यान से मेरी जो पॉलिटी की वीडियो पढ़ी होगी तो उसमें से ये प्रश्न आया हुआ है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, अर्थात इस तरह के जितने भी ये पदाधिकारी होते हैं, एक बार वीडियो को आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा ध्यान से, इन सभी के जो भत्ते, वेतन और पेंशन का उल्लेख है वो किया गया अनुसूची 2 में वर्णित। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि बिहार की अपभ्रंश बोली क्या कहलाती है, तो बिहारी हिंदी का जो विकास है वो किससे हुआ है, वो मागधी अपभ्रंश से हुआ है, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर था बिहारी हिंदी का विकास किससे हुआ है, मागधी अपभ्रंश से हुआ है। और जो पूर्वी बिहारी है इसकी 2 बोलियां हैं, मगही और मैथिली है, जबकि जो पश्चिमी बिहारी है उसके अंतर्गत आपकी कौन सी बोली बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है। अगला प्रश्न था कि आरबीआई की स्थापना कब, देखिए मैंने कितनी बार ने आपको समझाया था ये क्वेश्चन के बारे में कि आरबीआई भाई साहब रट लीजिएगा, पूछा जाएगा आपसे, या तो इसका राष्ट्रीयकरण पूछा जाएगा या फिर इसकी स्थापना पूछी जाएगी या इसके गवर्नर पूछे जाएंगे। देखिए फंस गया फिर से क्वेश्चन। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। धुआं प्रश्न था ये। और इसका जो एक्ट था, जो अधिनियम था, वो आया था आपका 1934 में। इसी के अनुसार जो है आरबीआई की स्थापना अगले वर्ष की गई थी 1935 में। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया था, 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास। और जो आरबीआई के पहले गवर्नर थे वो थे भाई साहब ओसबोर्न स्मिथ, ओ स्मिथ, ये भी याद रख लीजिएगा। तो फ्रेंड जिनका भी आने वाले समय में कोई भी एग्जाम है, खासकर यूपीएससी का एग्जाम है, या फिर कोई भी स्टेट पुलिस का एग्जाम है, या फिर एसआईसीजीडी का एग्जाम जिनका चल रहा है 16 तारीख से, तो भाई साहब सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होती है हमारी, और यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न था कि उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ था। देखिए ये जो भाई साहब उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कई बार, और मैंने आपको चिल्ला चिल्लाकर बोला था कि इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये किस राज्य का गठन कब हुआ था ये पूछा जाता है, और खासकर जो लेटेस्ट जो पिछले 20-25 सालों में जो गठित राज्य हुए हैं उनके बारे में तो अक्सर पूछा जाता है। तो इसका उत्तर था वर्ष 2000 में। और देखिए उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, इनकी स्थापना 2000 में हुई थी। और जो उत्तराखंड ये आपका उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ था बताइएगा फटाफट से, ये आपका आप कमेंट करिएगा फटाफट से, और झारखंड के बारे में कमेंट करिएगा, थोड़ा बहुत तो अपने दिमाग पर लोड डालेगा आप भी। जो अरुणाचल प्रदेश और गोवा, मिजोरम है, इनके 1987 में अलग हुए थे। और जो त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, इसका गठन हुआ था 1972 में। दादरा नगर हवेली, दमन दीव, इसकी स्थापना हुई थी आपके 26 जनवरी 2020 को। यहां मुझे लग रहा है कि कुछ मिसप्रिंट हो गया 2020, इसको फिर से एक बार देख लीजिएगा एक बार। चलिए अगला प्रश्न है कि फेसबुक किस नाम से लॉन्च हुआ था। 28 अक्टूबर 2003 को फेसबुक भाई साहब फेस मास्क नाम से लॉन्च हुआ था। और 4 फरवरी 2004 को फेसबुक नाम से लॉन्च हुआ था। और इसके संस्थापक थे मार्क जुकरबर्ग, ये इसके फाउंडर थे। और अक्टूबर 2021 में भी हाल ही में कुछ ही महीने पहले इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, मेटा, ये याद रखिएगा। और केबीसी वालों आप तो जो इसको छाप लीजिएगा, मेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि केंद्रीय मोटर वाहन संशोधन अधिनियम जो विधेयक था 2019 में, ये गाड़ियों की ओवरलोडिंग पर जुर्माना कितना है। देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। आपने कुछ महीनों सालों पहले देखा होगा कि जबरदस्त तरीके से जुर्माना वसूल हो गया था जिसने हेलमेट नहीं लगाया उससे। और कोई भाई साहब तो ऐसा होता था जो अपनी गाड़ी छोड़कर भाग जाता था, क्योंकि उसकी गाड़ी की जितनी कीमत होती थी उससे ज़्यादा तो भाई साहब का जुर्माना होता था। तो इसलिए वो गाड़ी छोड़कर ही भाग जाता था, बोला भैया आप गाड़ी रख लो।
तो देखिए मैंने यहाँ पर इस लिस्ट में आपको सभी का लिख दिया है। इसका आंसर था गाड़ियों की जो ओवरलोडिंग थी उस पर 20,000 का जुर्माना, और उसके बाद जो प्रति टन जितना टन होगा उसके बाद प्रति टन पर 2,000 का जुर्माना एक्स्ट्रा लगेगा। और देखिए सभी को पढ़ लीजिएगा, सभी के बारे में मैंने दिया है। सीट बेल्ट नहीं लगाओ तो कितना लगेगा, हेलमेट नहीं लगाओ कितना लगेगा, लाइसेंस नहीं होगा तो कितना लगेगा, ओवर स्पीड होगी कितना लगेगा, सभी को पढ़ लीजिएगा एक बार ध्यान से आप वीडियो को पॉज करके। चलिए आगे बढ़ते हैं कि कृषि उत्पाद के लिए 2020-21 में जियो टैगिंग कौन सी संस्थान करेगी। तो भाई साहब इसका भी आंसर शायद मुझे मालूम नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा। यदि आपको पता है सही तो आप फटाफट से कमेंट में लिखिएगा, क्योंकि मुझे तो विकल्प में कोई भी सही नहीं लगा। हालांकि इतना जरूर बता दूंगा कि 2017 में भारत सरकार ने कृषि संपत्तियों की जो जियो टैगिंग है उसके लिए एक परियोजना शुरू की थी। कब? 2017 में। और इस परियोजना के तहत राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर जो NRSC है इसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान के प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट धुआं। देखिए आ गया, फिर फंस गया क्वेश्चन। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा किया गया संविधान के प्रस्तावना में संशोधन कब? 1976 में। और प्रस्तावना में इसके द्वारा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए थे। और इंदिरा गांधी के शासन के में आपातकाल के वक्त यह घटना घटित हुई थी। और संविधान की जो प्रस्तावना प्रियम्बल है उसमें सिर्फ अब तक एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है। यह भी याद रखिएगा आप, कितनी बार? एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है इसमें, हमारी जो प्रियम्बल है इसमें। चलिए अगला प्रश्न है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट कब पारित हुआ था। तो भाई साहब जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट है ये आपका 2008 में पारित हुआ था। और अगला क्वेश्चन था कि वन्य जीव और वन दोनों को किस संविधान संशोधन के तहत 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में रखा गया है। तो भाई साहब जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 है इसी के द्वारा 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में रखा गया है। इसे किसे? वन्य जीव और वन दोनों को रखा गया है किसे? समवर्ती सूची में, जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 7वीं अनुसूची में उल्लेखित है। चलिए अगला प्रश्न है कि हु इज द हेड ऑफ जोनल काउंसिल। जो जोनल काउंसिल होती है, क्षेत्रीय परिषद होती है, उसका अध्यक्ष, उसका हेड कौन होता है। तो भैया उसका हेड होता है आपका जो भारत का जो गृह मंत्री होता है, और अभी कौन है? अमित शाह जी हैं। तो ये इसके जोनल जो काउंसिल के हेड होते हैं गृह मंत्री भारत के। और देखिए आप सभी को बता दूं कि 5 क्षेत्रीय परिषदें संसद के एक अधिनियम अर्थात 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा स्थापित की जाती है। और उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम 1971 के तहत बनाई गई थी। इसलिए पहले ये 5 ये थी और एक ये बन गई, तो कितनी हो गई? वर्तमान में 6 आंचलिक परिषदें हो गई भारत में। और 6 के नाम कौन कौन से हैं यहाँ पढ़ लीजिएगा, मैंने सभी के नाम लिख दिए आपकी सुविधा के लिए। उत्तरी आंचलिक, केंद्रीय आंचलिक, पूर्वी आंचलिक, पश्चिमी आंचलिक, दक्षिणांचलिक और उत्तर पूर्वी आंचलिक। तो हो गई आपकी 6 आंचलिक परिषद, जिनका हेड होता है आपका कौन? गृह मंत्री। इस्लाम धर्म के कुल कितने स्तंभ है? देखिए इस्लाम धर्म के स्तंभ है 5, इसलिए सभी को मैं कहता हूं सभी धर्मों के बारे में जान लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। कौन कौन से थे? विश्वासी घोषणा जिसे शहादा कहते हैं, प्रार्थना सलाह कहते हैं, भिक्षा देना जिसे जकात कहते हैं, और आरा और तीर्थ यात्रा जिसे हज कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में उल्लेखित है कि केंद्र सरकार एक निकाय का गठन करेगी जिसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के रूप में जाना जाएगा, जो इस अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और उसे सौंपे गए कार्यों का निर्वहन भी करेगा। तो भाई साहब इसका उल्लेख है आपका कौन सा? धारा 3 में, जो आईपीसी की धारा 3 है इसमें यह उल्लेखित है कि केंद्र सरकार एक ऐसे निकाय का गठन करेगी जिसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के रूप में जाना जाएगा, जो कि अपने सभी कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जो भी उसे काम दिया जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था। तो भैया जो भूदान आंदोलन था वो शुरू किया था संत विनोबा भावे ने। और कब किया था? तो 1951 में से आरंभ किया था। और याद रखिएगा स्वैच्छिक भूमि सुधार ये आंदोलन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किसने किया था। तो भैया ये किया था हेनरी मोजले ने। कब किया था? 1913 में किया गया था। और जो आवर्त सारणी होती है, जो आधुनिक आज की जो आवर्त सारणी है, इसमें किसी तत्व के रासायनिक और भौतिक गुण परमाणु क्रमांकों पर निर्भर करते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको क्वेश्चन का विकल्प तो उसका जो सही आंसर है वो तो बता ही रहा हूं, साथ में उसके जो स्पेशल फैक्ट होते हैं वो भी मैं इसलिए बता रहा हूं, मेरा उद्देश्य सिर्फ इसलिए कि ताकि आने वाले पेपर में जो भाई बहन जो छात्र एग्जाम देने जा रहा है तो उसको कोई भी दिक्कत ना हो। आप फटाफट से भैया इसको एक नजर में निकाल लीजिएगा, इस वीडियो को देख लीजिएगा फटाफट जाने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ब्रिक्स बैंक जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं, इसके पहले जो चीफ है, जो अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो भैया इसे नियुक्त किया गया किसे? जो केवी कामत है, केवी कामत को। और इसका हेडक्वार्टर कहां होता है? तो संघाई चाइना होता है। और आप पता है कि चाइना क्या है? कोरोना किंग है, कोरोना का पापा है चाइना, इसलिए याद रखिएगा इसको हेडक्वार्टर वो चाइना में है, संघाई में। और इसके जो पहले अध्यक्ष है ये बनाए गए थे केवी कामत। और वर्तमान अध्यक्ष इसके कौन है? तो भैया मार्कोस प्राडो ट्रोइजो इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। नाम भी बड़े अजीब अजीब है यार। चलिए अगला प्रश्न है कि किस दशक में जनसंख्या में वृद्धि नहीं हुई थी? ये भाई साहब धुआं प्रश्न है, और ऐसा नहीं कि इस एग्जाम में भैया ये और भी एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए इसको तो रट लीजिएगा, छाप लीजिएगा। तो देखिए इसका आंसर था 1911 से 1921 का जो दशक था, ये भाई साहब इस दशक में जनसंख्या में वृद्धि नहीं हुई थी बिल्कुल भी, बल्कि कमी हुई थी। तो पढ़िएगा ध्यान से डिटेल में। जो भारत के जनगणना में एक ऐसा दौर भी आया जब जन्म वृद्धि दर न्यूनतम रही थी, और यह दशक था 1911 से 1921 का। और इसलिए वर्ष 1921 को क्या गया था? इसे भाई साहब भारत के जनगणना का महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। और 1911 से 1921 के दौरान भारत में जनसंख्या की जो 10 की वृद्धि है वो ऋणात्मक रही थी, कितनी? -0.31% हो गई थी, जिसके फलस्वरूप इस दशक में भारत में जो जनसंख्या थी उसमें 77 लाख की कमी आई थी। लेकिन आज को भैया विस्फोट हो रखा है, दबादब जो है जनसंख्या बढ़ती जा रही है। भारत की पैर रखने के लिए कि जगह नहीं है, खासकर आप दिल्ली में जाइए, देखिए आपको सांस लेने के लिए आपको वहां पर ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाएगी। बड़ा ही बुरा हाल है यार। तो इसलिए भैया यदि बचना है तो भैया जनसंख्या पर कंट्रोल करिएगा, और भारत सरकार को भी चाहिए कि जनसंख्या वृद्धि पर जल्द से जल्द कोई कानून लाए ताकि इस पर रोक लग सके, और बड़े ठोस इस पर जो कानून बनाए जाएं। तो फ्रेंड्स बताइएगा आप वीडियो कैसी लगी? जितने भी प्रश्न मुझे मिल पाए, मुझे प्रोवाइड हो पाए, मैंने आपको भी प्रोवाइड करा दिए, और आपको एक एक प्रश्न के बारे में बड़ी मेहनत के साथ में डिटेल से समझाया भी है और बताया भी है। तो भाई साहब वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स मेरी मेहनत यदि आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। सभी दोस्तों में जो भी यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं मेरे भाई बहन, सभी के लिए मेरी शुभकामना है। मैं चाहता हूं कि आप सभी का सिलेक्शन हो, और खासकर जो हमारे चैनल से जुड़े हैं उनका तो भाई साहब सिलेक्शन 100% होना चाहिए, क्योंकि वो भैया धुआं जरूर करेंगे एग्जाम हॉल में। तो भैया जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट दमदार धुआंधार वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, एग्जाम हॉल में धुआं करते रहिए।